नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। दोस्तों, हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेली हैं। हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारे गेम्स देखे हैं। जैसे हम चेस खेलते हैं। जब हम चेस खेलते हैं, राइट, तो हम ये चाहते हैं कि हम इस खेल में जीतें। यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना होता है और यहाँ पर मिनिमम 2 प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से जब हम क्रिकेट खेलते हैं या इस तरह के कोई आउटडोर गेम खेलते हैं, यहाँ पर भी हमें कई दोस्तों की जरूरत पड़ती है, कई प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ तो प्लेयर्स काफी अच्छे होते हैं बैटिंग के लिए, कुछ फील्डिंग में अच्छे होते हैं और कुछ विकेट कीपिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो आपने अनुभव किया होगा, इस तरह की गेम के अंदर बहुत से लोगों की आवश्यकता है और हर व्यक्ति अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। कंट्रीब्यूशन यानी योगदान करता है और अपने एफर्ट्स लगा करके वो कोशिश करता है कि हमारी टीम जीत जाए, हमें ट्रॉफी मिले या हम इस तरह से अपना खेल खेलें कि लोग उस खेल को याद रखें। बहुत से ऐसे क्रिकेट खेल हमने देखे हैं जहां पर इंडियन क्रिकेट टीम जीती है और जहां पर हमें ट्रॉफी भी मिली है। एनी हाउ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज की जो होती है बिजनेस के अंदर। यानी बिजनेस देखा जाए तो एक एक्टिविटीज का भरमार है और इस एक्टिविटीज के अंदर इतने लोगों की आवश्यकता होती है कि पूछिए नहीं। सर, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे कि गुड्स खरीदने के लिए यानी सामान खरीदने के लिए हमें वर्कर्स की जरूरत है। उसी तरह से अच्छे से ये प्रोडक्ट को हमारे डिस्प्ले करने के लिए हमें वर्कर्स की जरूरत है यानी एम्प्लॉयज की जरूरत है। हमारे बिजनेस में कस्टमर्स को बुलाने के लिए, कस्टमर्स को हमारे यहाँ पर ला करके प्रोडक्ट बताने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए हमें बहुत सारे सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। यानी आप ऑब्जर्व करेंगे कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा, तो फिर ये एक्टिविटीज को क्या एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति हैंडल कर सकता है? द आंसर इज नहीं। क्योंकि हर एक एक्टिविटी करने के लिए आपको दिमाग यूज करना होता है, आपको फिजिकल एक्सर्शन करना होता है और इसलिए आपको कुछ ना कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। अब आप चाहो तो आप एम्प्लॉइज को रख सकते हो या तो आप पार्टनर्स रख सकते हो, है ना? एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला सोल ट्रेडर एंटायर बिजनेस को मैनेज करने में बहुत कठिनाई महसूस करता है। लेकिन अगर वही वही बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक से भले दो और दो से भले चार हाथ अगर हमारे हो जाएं तो क्या कहने। इसीलिए हमें बिजनेस के अंदर एक नया फॉर्म, एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है दोस्तों, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर मिनिमम 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है और ये 2 पार्टनर्स या 2 से कहीं ज्यादा पार्टनर्स इस बिजनेस को बखूबी अच्छे से निभाते हैं। ये अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद अपने काम को बखूबी निभाते हैं। एक तरह से टीम स्पिरिट की तरह काम होता है और तब जाकर के सक्सेस के रूप में हमें प्रॉफिट मिलता है। तो याद रहे कि बिजनेस का प्रॉफिट किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है, जबकि ये सभी मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है। तो आज हम इसी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब इस पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में बेसिकली पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ऐसी जरूरतें हैं जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप बिजनेस चलाती है? यानी किस तरह से हम अपने बिजनेस में ये पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं? दोस्तों, आज इन प्रश्नों का जवाब हमें मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। लेट्स कंटिन्यू कि क्या है इस सेशन के अंदर। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हमें स्टडी करना होगा बेसिकली एक ऐसी केस स्टडी जो हमें बताती है कि पार्टनरशिप को किस तरह से स्टार्ट किया जाए या पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है। आज हम 2 केस स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे जहां पर हम पता लगाएंगे कि पार्टनरशिप में बेसिकली होता क्या है और किस तरह से ये पार्टनरशिप निभाई जाती है। तो पहली पार्टनरशिप है महिंद्रा एंड मोहम्मद की। आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम सुना है। आज उसका नाम बदलकर महिंद्रा राइज हो चुका है। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी उस समय उसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। M&M। जितनी भी स्टेशनरीज थी
जितने भी पेपर्स थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उस पर इस तरह का सिंबल मिलता था। ठीक है, तो कंपनी की शुरुआत हुई 1945 में एक स्टील कंपनी के तौर पर, जहां पर तीन लोगों ने, कौन थे ये तीन लोग? जगदीश चंद्र महेंद्रा, कैलाश चंद्र महेंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद, ये तीन लोगों ने मिल करके इस कंपनी की शुरुआत रखी। इन तीनों की इन्होंने नींव रखी। अगर देखा जाए तो जेसी महेंद्रा और केसी महेंद्रा यानी जगदीश और कैलाश, ये दोनों भाई थे, है ना। और मलिक गुलाम मोहम्मद ये इनके पार्टनर बने क्योंकि इनका पॉलिटिक्स में काफी अच्छा रौब था। हैदराबाद के जो निजाम थे उनके साथ इनके काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, यानी बिजनेस में कॉन्टैक्ट्स लाना और बिजनेस करना पूरी की पूरी जवाबदारी मलिक गुलाम मोहम्मद की थी। वाइल प्रोडक्शन को मैनेज करना और सप्लाई को मेंटेन रखना, ये जवाबदारी थी जगदीश और कैलाश चंद्र महेंद्रा की। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप कंपनी फॉर्म हुई और पार्टनरशिप कंपनी आगे बढ़ी। 1945 में ये कंपनी फॉर्म हुई, चलते चलते आगे बढ़े और 1947 आ गया। हमें पता है कि 1947 जहां पर भारत को आजादी मिली, और उस आजादी में गुलाम मोहम्मद भारत से निकलकर पाकिस्तान चले गए और वो वहां के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने। सिंस इनका पॉलिटिक्स में काफी रोल था, काफी पॉलिटिक्स में इनकी रुचि थी, इसीलिए उन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने और आगे चलकर ये थर्ड गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के। ठीक है साहब। सो मलिक गुलाम मोहम्मद ने तो भारत छोड़ दिया, अब रह गई पार्टनरशिप फॉर्म। तो अब इस पार्टनरशिप फॉर्म को किया क्या जाए? कैलाश चंद्र महेंद्रा और जगदीश चंद्र महेंद्रा के मन में ये प्रश्न आया कि अब क्या किया जाए। अब तो मोहम्मद हमारे यहां पर नहीं है, लेकिन हमारी स्टेशनरी पर इस तरह से एम और एम लिखा गया है, तो अब क्या किया जाए? क्या स्टेशनरी वेस्ट करें, क्या हम अपने बिजनेस का नाम बदल दें? तब उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम हमारे बिजनेस का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा एम एंड एम रख दें। हेंस इन द ईयर 1948 में कैलाश चंद्र महेंद्रा जी ने इस बिजनेस का नाम चेंज करके महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया, जो एक पार्टनरशिप वेंचर बनी दो भाइयों के बीच में, है ना। तो ये पार्टनरशिप फर्म आगे चल करके आज एक काफी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी के रूप में स्थापित हुई। आज हमें पता है कि इस कंपनी के फाउंडर और आज कंपनी के सीईओ आनंद महिंद्रा हैं, और ये आनंद महिंद्रा इस कंपनी को बखूबी चला रहे हैं। आज इस कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा राइज रखा गया है, ताकि कंपनी राइज होती रहे, बढ़ती रहे और खूब पैसे कमाए। तो ये पहला छोटा सा केस था महिंद्रा एंड मोहम्मद यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का। एक केस के ऊपर हम स्टडी करते हैं, जो कि हम बात करेंगे हमारी इंडियन यानी भारतीय कंपनी जो फॉर्म की गई इन द ईयर 1981। 1981 में गवर्नमेंट ने स्पेशली एक रूल पास करके स्टैट्यूटरी कंपनी के रूप में मारुति उद्योग लिमिटेड फॉर्म करी। ये ऐसी कंपनी थी जिसका मेन पर्पस था हमें जापान के साथ में कोलैबोरेशन करना है। अब कोलैबोरेशन यानी पार्टनरशिप हमको करनी है। हेंस इस कंपनी को जापानीज कंपनी के साथ मर्ज होने के लिए यानी पार्टनरशिप में आने के लिए अक्टूबर 1982 में मारुति उद्योग एक कंपनी एस्टैब्लिश हुई। सो 1981 में कंपनी फॉर्म हुई और 1982 में जापानीज कंपनी जिसका हमें नाम पता है वो है सुजुकी मोटर कॉर्प। ये कंपनी के फाउंडर थे मिको सुजुकी। अब मिको सुजुकी जो पहले हैंडलूम इंडस्ट्री में थे यानी हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, इन्होंने हमारी इंडियन कंपनी जो कि फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1981 के साथ कोलैबोरेशन किया, और कोलैबोरेशन कर कर इन्होंने एक नई कंपनी की नींव रखी और इस कंपनी का नाम पड़ा मारुति सुजुकी। तो मारुति और सुजुकी ये दो कंपनी मिलकर जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के फॉर्म में आज भी हमारे भारत में ये काम कर रही है। तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ कंपनी हुई जिसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत में रेवोल्यूशन लेकर आए, एक सस्ती कार और अच्छी कार के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश की, अपने आप को एक पहचान दी
ताकि भारत हमारा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। तो हमने दो केस स्टडी को स्टडी किया, जिसमें हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में समझा और दूसरा हमने मारुति सुजुकी के बारे में समझा। ये दोनों कंपनियां जब भी स्टार्ट हुई, यानी जिस वक्त ये स्टार्ट हुई, ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ कंपनी थी। तो अब ये पार्टनरशिप होती क्या है? हमें पता है कि जब पार्टनरशिप की बात होती है तो मिनिमम हमें दो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो याद रहे, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब एक तरह का ग्रुप। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स coming together with an intention to carry on a business, ताकि इस बिजनेस का प्रॉफिट हम शेयर करें, लॉस होगा उस लॉस को भी हम शेयर करें। तो ये उसका एक सिंपल सा अर्थ होता है। अब इस अर्थ को हम थोड़ी गहराई से समझते हैं। सो पार्टनरशिप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन होता क्या है? एसोसिएशन में लोग मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप में या तो वो लोग होते हैं जो फैमिली के मेंबर्स हों, या वो ग्रुप होते हैं जो रिलेटिव्स हों, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को पहचानते हों, या कभी कभी अनजान व्यक्ति भी होते हैं। सो एसोसिएशन इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ पीपल। कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए? हमें पता है मिनिमम 2। सो मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो भी चलेंगे, लेकिन हमें पर्सन्स की जरूरत है। याद रहे, पर्सन्स के मतलब दो होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। हमने समझा था महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में दोनों भाई नेचुरल पर्सन थे जिन्होंने जन्म लिया था। तो वो व्यक्ति जो जन्म लेता है, राइट, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, ऐसे व्यक्ति को हम नेचुरल पर्सन कहते हैं। लेकिन जब दो कंपनियां फॉर्म होती हैं और मर्ज होकर के पार्टनरशिप चलाती हैं, इन कंपनीज को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। सो हेंस पार्टनरशिप में एसोसिएशन होता है पर्सन्स का। ये पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं या ये आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। लेकिन याद रहे, जब यहाँ बात आती है बिजनेस की, तो हम बात कर रहे हैं लीगल या इलीगल बिजनेस। तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये बिजनेस लीगल बिजनेस होगा या अनलीगल। स्वाभाविक है इसका आंसर लीगल बिजनेस, यानी वो बिजनेस जो लॉ द्वारा एक्सेप्टेड हो, यानी जो लॉ कंट्री का उसे एक्सेप्ट करे, राइट। सो बिजनेस का मतलब लीगल बिजनेस, राइट। इसका इंटेंशन होना चाहिए कि हम प्रॉफिट को शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। सो शेयरिंग वेयर वी आर डिवाइडिंग द प्रॉफिट, हम अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं अपने उन मेंबर्स के साथ जो हमारे बिजनेस के साथ एक टीम बना करके खड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम हमारी टीम को मजबूत करें और अच्छे पार्टनर्स अपने बिजनेस में ले आए। हेंस हर बिजनेस का इंटेंशन यही होता है कि हमारी जो टीम तैयार हो वो टीम एक मजबूत टीम हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये ऐसा एक्ट है जो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को गवर्न करता है। एनी हाउ, आज के समय इस पार्टनरशिप एक्ट को ओवर रूल करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्म किया गया और 2014 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए या जो भी आगे बदलाव हुए उन्हें हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। इन अमेंडमेंट्स के जरिए बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए ताकि हम बिजनेस को काफी अच्छे से मैनेज कर सकें। एनी हाउ, हम समझेंगे डेफिनेशन कि एक पार्टनरशिप को क्या कहा जाता है लॉ के आधार पर। सो लॉ यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है पार्टनरशिप के डेफिनेशन के बारे में, जो लिखा गया है सेक्शन 4 में। अब ये क्या कहता है कि पार्टनरशिप अगेन रिलेशन है। तो जब अगर रिलेशन की बात हो तो नॉट नेसेसरी कि ये ब्लड रिलेशन ही हो। जैसे जगदीश महिंद्रा एंड कैलाश महिंद्रा ब्लड रिलेटिव्स थे और इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी, उसी तरह से बहुत से ऐसे बिजनेस हुए जहां पर बिजनेस की शुरुआत रिलेटिव्स ने करी, या हो सकता है कि किसी दो दोस्तों ने मिलकर, 4 दोस्तों ने मिलकर, 10 दोस्तों ने मिलकर बिजनेस की शुरुआत की हो। एनी हाउ, यहां पर जब हम रिलेशन कहेंगे तो रिलेशन का मतलब ब्लड रिलेशन जरा भी नहीं है। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। हमें पता है पर्सन्स यानी नेचुरल पर्सन हो सकते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं। दे हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। यहां पर जो भी शेयरिंग होगी वो एक पर्टिकुलर डिसाइडेड रेशियो के हिसाब से होगी, एक प्रपोर्शन के हिसाब से होगी।
तो दोस्तों, जब भी हम बिजनेस की बात करें तो याद रहे ये लीगल बिजनेस होगा, ऐसा बिजनेस जिसमें या तो सभी पार्टनर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, यानी सभी पार्टनर्स इसमें अपना योगदान देंगे, जिस तरह से हम खेल में हर टीम मेंबर योगदान देता है। सो विद द बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी एक व्यक्ति या कई व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति उन्हें पैसे यानी फंडिंग प्रोवाइड करता है और अदर मेंबर्स एक्टिवली बिजनेस में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो कुछ भी हो दोस्तों, यहां पर डेफिनेशन में हमें क्लियर हो जाता है, या तो सभी पार्टनर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, या तो यहां पर वन ऑफ द पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर होगा। तो स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस को पैसे देता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के नाम पर यानी पार्टिसिपेशन के नाम पर वो जीरो है। वो प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस भी शेयर करेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। एनी हाउ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पार्टनरशिप को काफी अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब इस डेफिनेशन के बाद हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि पार्टनरशिप में एग्जैक्टली एसेंस क्या होता है, यानी क्या वाकई में पार्टनरशिप पार्टनरशिप किसे हम कहेंगे। डेफिनेशन तो हमें थोड़ा समझ में आया, लेकिन थोड़ा और अंदर गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये एक डॉक्टर हैं, ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का नाम है अभिनव चैरिटेबल हॉस्पिटल। हमें पता है चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वो होते हैं जो हमें या तो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या तो नॉमिनल रेट पर थोड़ी सी पैसे लेकर हमें वो सर्विस देते हैं। देखते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पार्टनरशिप हो सकती है या नहीं हो सकती। तीन पार्टनर अमन, भरत और चिराग, ये तीन मेंबर हैं, ये तीन फाउंडर मेंबर हैं इस इंस्टीट्यूशन के, जिसका नाम है अभिनव चैरिटेबल हॉस्पिटल। क्या ये चैरिटेबल हॉस्पिटल जो लोगों की सेवा कर रही है, राइट, क्या हम इसमें कह सकते हैं कि अमन, भरत और चिराग पार्टनर्स हैं? हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या ये तीनों पार्टनर्स कहलाएंगे अगर ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं। तो याद रहे दोस्तों, यहां पर ये तीनों दोस्तों को यानी तीन दोस्तों हैं, लेकिन हम इन्हें पार्टनर्स नहीं कह सकते। इसका कारण एक ही है कि ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसका इंटेंशन वेलफेयर है, यानी लोगों की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, और समाज की सेवा करने का दायित्व नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। हेंस इस ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, और जब प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है तो हम इसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं कह सकते, और जब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस नहीं है तो ये पार्टनर्स भी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये चीज समझी कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को किसे कहा जाता है। दूसरा हम समझते हैं कि अतुल एंड रमन, अतुल और रमन दो दोस्त हैं। ठीक है, क्लियरली यहां लिखा है ये दोनों दोस्त हैं। इन दोनों ने मिलकर कुछ समय पहले घर खरीदा। इस घर की कीमत 40 लाख रुपए थी। 40 लाख रुपए में इन्होंने ये घर खरीदा। कुछ साल बाद, 4 साल, 5 साल, या हो सकता है कि 7-8 साल बाद इन्होंने ये घर बेचने के लिए, राइट, बेचने के लिए मार्केट में ये दे दिया, और 50 लाख रुपए में इन्होंने ये पर्टिकुलर हाउस बेच दिया। हमें पता चल रहा है इस घर को इन्होंने खरीदा 40 लाख में और बेचा 50 लाख में। हमें यह भी पता चल गया कि इसमें इनका मुनाफा, प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए, सिंस उन्होंने सोचा कि हमने 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो क्यों ना हो प्रॉफिट भी हम इक्वली डिवाइड कर लें। तो इन्होंने प्रॉफिट जो 10 लाख हुए वो इक्वली डिवाइड करके 5-5 लाख रुपए अपने आपस में ले लिए। अब प्रश्न ये है कि क्या हम अतुल और रमन को पार्टनर्स कह सकते हैं? हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या हम इन्हें पार्टनर्स कह सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर अतुल और रमन दोस्त हैं, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हर रोज घर खरीदते और बेचते नहीं हैं। अगर ये रोज घर खरीदते, हर समय घर खरीदते, हर समय घर बेच देते, अगर इनकी बाइंग और सेलिंग का ये एक्टिविटी होती तो हम इसे बिजनेस कहते। लेकिन इस केस में इन्होंने काम तो किया बाय और सेल का, लेकिन ये एक्टिविटी इनकी एक बार की एक्टिविटी थी,
हम इसे भी बिजनेस नहीं कह सकते, हम इसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते, और जब पार्टनरशिप नहीं है तो ये पार्टनर्स भी नहीं है। तो देखते हैं आगे तीसरी एक सिचुएशन, सूरज, माधव और रवि। सूरज, माधव और रवि ऐसे तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये पार्टनर्स हैं ऑफ मेसर्स एसएमआर एंटरप्राइज, ठीक है। अब ये समझते हैं यहां पर कि इन्होंने, इनमें से रवि जो एक पार्टनर है, इस पार्टनर ने 50,000 रुपए बिजनेस से विड्रॉ करे। ऑब्वियसली बाकी सब मेंबर्स को उसने बताया और ये 50,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, उसने निकाल लिए। हमें पता है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस से जब पैसे निकालता है तब हम उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं, ओके। तो रवि ने 50,000 रुपए बिजनेस से निकाल करके यहां पर उसने पर्सनली कहीं और इन्वेस्ट कर लिए। अब इन्वेस्ट करने के बाद उसे 30,000, 30,000 का फायदा हुआ। 30,000 का फायदा तो हुआ यहां पर, और इस फायदे में, राइट, प्रश्न ये उठता है कि ये 30,000 कितने लोगों में बटेंगे, है ना, क्योंकि 30,000 रुपए जो निकाले गए वो बिजनेस से निकाले गए, और ये बिजनेस से निकालने में परमिशन दी गई बाकी दोस्तों ने, और अब ये दोस्तों के जरिए, राइट, मतलब दोस्तों ने जो परमिशन दी, परमिशन देने के बाद 30,000 रुपए विड्रॉ हुए, राइट। ऐसा ये नहीं कहा गया है कि ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, ये 30,000 रुपए रवि ने विड्रॉ किए और विड्रॉ करके इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट करने पर रवि को प्रॉफिट हुआ 30,000। अब ये प्रॉफिट रखेगा कौन, राइट, ये प्रॉफिट क्या रवि के जेब में जाएगा, या ये प्रॉफिट में तीनों की हिस्सेदारी होगी? क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब, है ना इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली यहां पर 30,000 का प्रॉफिट देखा जाए तो ये मिलेगा तीनों के तीनों को। यानी ऐसा क्यों हुआ? द सिंपल रीजन, जो 50,000 रुपए विड्रॉ हुए थे, यहां पर रवि ने अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, लेकिन उसे यूज किया बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। और जब भी इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होता है, खास करके उन व्यक्ति का जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में, भले ही रवि क्यों ना काम करे। एक ऐसा ही और एक कंडीशन के ऊपर फोकस करते हैं जहां पर हमें पार्टनरशिप के बारे में और गहराई से समझ में आएगा। सूरज, माधव और रवि पार्टनर्स हैं उसी एसएमआर एंटरप्राइज के। यहां पर रवि ने 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग दी अदर्स। अब बाकी लोगों को उसने इन्फॉर्म किया नहीं, लेकिन 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, चोरी करके हम कह सकते हैं। एनी हाउ, हम इसे चोरी का नाम नहीं दे रहे, लेकिन यहां पर 50,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, जो गलत बात है। जो बिजनेस से लेना, यानी अगर हमें लेना है तो पूछ करके लेना है, बाकी दोनों से हमें पूछना है, जानकारी होनी चाहिए बाकी दोस्तों को कि बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये 50,000 रुपए उसने कहीं इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट करने पर नुकसान हो गए 20,000। अब इस 20,000 का लॉस कौन बेयर करेगा? ये तीनों पार्टनर या सिर्फ रवि? है ना इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली ये ऐसा केस है जिससे हमें पता चलता है कि हमें अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हम किस तरह से अपने अपने आप को डील करें, किस तरह से इस परिस्थिति को डील करें। तो यहां पर रवि को नुकसान हुआ है 20,000। याद रहे, नुकसान हुआ तो सिर्फ रवि भोगेगा, क्योंकि रवि वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग 50,000 फ्रॉम बिजनेस। उसके वजह से लॉस हुआ है। तो ये पूरा का पूरा लॉस पार्टनरशिप फर्म बेयर नहीं करेगी, जबकि ये सिर्फ रवि बेयर करेगा। लास्ट वन, यहां पर हम देखते हैं सूरज, माधव और रवि सेम उसी फर्म के पार्टनर्स हैं। यहां पर रवि ने 30,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए। अब हमें पता है पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स। अब इसने 30,000 बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ करने के बाद इस व्यक्ति को यानी रवि को 10,000 का नुकसान होता है ना। तो अब ये 10,000 का नुकसान कौन भोगेगा? रवि के तीनों, है ना। आप सोच रहे होंगे मन के अंदर कि यहां पर सिंस रवि ने ये 30,000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं पर्सनल यूज के लिए, ये 30,000 तो ड्रॉइंग्स हुए, अब ये लॉस हुआ है बिजनेस में 10,000 का, तो कौन इस लॉस को बेयर करेगा? राइट, इस लॉस को बेयर करने के लिए होगा, राइट, रवि ओनली। क्योंकि यहां पर पैसा विड्रॉ हुआ पर्सनल यूज के लिए
और पर्सनल यूज में रवि इसे जो करना चाहे वो कर सकता है, राइट। वो चाहे तो इसे अपने आप पर खर्च कर ले या कहीं इन्वेस्ट कर ले। तो यहाँ पर रवि ने ऐसा ही काम किया, रवि ने इसे इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने पर उसे प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन इस प्रॉफिट को नेगेटिव प्रॉफिट कहेंगे। तो ये प्रॉफिट यानी जिसे नेगेटिव प्रॉफिट लॉस कहा जाता है, नेगेटिव प्रॉफिट विल बी बोर्न बाय रवि ओनली। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में। हमने क्या समझा कि पार्टनरशिप के लिए ये तीन चीजें, ये तीन पिलर होने बहुत जरूरी है। पहला है प्रॉफिट मोटिव, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है म्यूचुअल एजेंसी, जहां पर हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना है, जहां पर हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना है। सो विश्वास और भरोसा रखने पर ही बिजनेस कंटिन्यू होता है, जहां पर हमें जो भी काम करें हम एक दूसरे को पूछ कर करें, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर के करें, तभी जाकर के बिजनेस सक्सेसफुल होता है, तभी जाकर के प्रॉफिट सक्सेसफुल होती है। यानी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये तीन पिलर की आवश्यकता हमें पड़ेगी। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस यानी रेगुलर बिजनेस होना चाहिए, एंड म्यूचुअल एजेंसी। तो अब हम समझेंगे कि पार्टनरशिप तो हमने कर ली, लेकिन इस पार्टनरशिप को क्या हमें ऑन पेपर रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या हमारे भारत में, क्या हमारे इंडिया में ऐसी कोई एजेंसी है जो रजिस्ट्रेशन पर ध्यान देती है, ताकि हम इस पार्टनरशिप फर्म को क्यों ना रजिस्टर कर लें? यस। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली होती क्या है? अब पार्टनरशिप डीड, अब हमने पार्टनरशिप तो फॉर्म कर ली, दो तीन चार ऐसे कई पार्टनर्स ने मिल करके पार्टनरशिप बना ली, राइट। क्यों ना हम इस पार्टनरशिप को लिखित रूप में हम लिख लें, ताकि हमें कोई डिस्प्यूट हो जाए या अगर कोई ऐसा ऐसा कोई कारण जनरेट हो जाए जिस वजह से हमारे पार्टनरशिप में दरार पड़ जाए, तो क्यों ना इस दरार को कम किया जाए और ये जो पार्टनरशिप है इसे लॉन्ग लास्टिंग की जाए। सो बिजनेस को लॉन्ग लास्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है विश्वास की। तो यहां पर विश्वास और भरोसा लेकर के आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिस पर हम बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने वाले हैं। ये ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो बिजनेस के इंटरनल वर्किंग के लिए काम आते हैं, जो मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं। यानी बिजनेस को मैनेज करना, कौन बिजनेस को चलाएगा, कौन बिजनेस का हिसाब रखेगा, कौन चेक पर साइन करेगा, कौन बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकता है, हमें ऑब्वियसली बैठना है साथ में और साथ में मिलकर हमें डिसीजन लेना है। लेकिन डिसीजन लेने में भी किसकी अहम भूमिका होगी, राइट। तो इस तरह के डिसीजंस या इस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो इसी पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होते हैं। याद रहे, पार्टनरशिप डीड लॉ उसे मैंडेटरी नहीं मानती, कंपलसरी नहीं मानती। वो कहती है कि सिंस पार्टनरशिप फ्रेंडशिप की तरह होती है, भले ही वो फ्रेंडशिप ना हो, लेकिन वो फ्रेंडशिप की तरह होती है। तो जब फ्रेंडशिप की तरह होती है तो हम इसे लॉ के दायरे में क्यों लेकर आए, है ना। ये आपके ऊपर है कि आपको पार्टनरशिप अगर वर्चुअली चलानी है यानी वर्बली चलानी है तो आप वर्बली चलाइए, और नहीं है तो आप रजिस्टर कर लीजिए। सो इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट। हम इसी पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। और याद रहे, जितने भी प्रोविजंस होते हैं, राइट, वो प्रिपेयर किए जाते हैं एज पर स्टैंप एक्ट प्रोविजंस। यानी स्टैंप एक्ट प्रोविजंस के जरिए ये इस तरह के प्रोविजंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। सो इस पार्टनरशिप डीड में होगा क्या? ऑब्वियसली नेम होगा, यानी किसका नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, उसका एड्रेस, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया किस पार्टनर ने, उनका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एंड देन सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसी तरह से पार्टनर्स को सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट देना, ये सभी प्रोविजंस लिखे जाएंगे अंडर पार्टनरशिप डीड। तो ये पार्टनरशिप डीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट बेसिकली एस्टैब्लिश करता है हर पार्टनर में एक तरह का ट्रस्ट, एक तरह का भरोसा। तो नाउ हमारे इंडिया में क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है? तो जैसे बताया गया कि हमारी पार्टनरशिप डीड बनाना तो ठीक है, आप बना लीजिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन
इंडिया में कंपलसरी नहीं है, राइट। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये नहीं कहता कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने पर आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे और आपको क्या नुकसान हो सकता है, तो वो एक चीज हम समझ लें तो हमें पता चलेगा कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहला फायदा एक तो लीगल रिकॉग्निशन का, यानी आपके बिजनेस को लीगली आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा और आप बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी एक शॉर्ट टर्म लोन लेने की एक फैसिलिटी होती है जो आपको मिल सकती है, राइट। ये तब पॉसिबल है जब आप फर्म को रजिस्टर कर लो। दूसरा बेनिफिट, आपको क्रेडिट मिल जाता है, जैसे हमने बताया कि बैंक आपको लोन दे देगी। इनफैक्ट मार्केट में भी आपको लोन मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। अब आसान क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि यहां पर आप एक लीगल पर्सन हो, यहां पर गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी है कि आप एक लीगल एंटिटी हो, और जब आप एक लीगल एंटिटी हो तो गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है, और जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर आपको क्रेडिट फैसिलिटी यानी लोन मिल सकता है टू द इंस्टीट्यूशन। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। अब डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा। जब दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में भी इसी तरह के कुछ झगड़े हो जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं। हो सकता है कि हमारे झगड़े पार्टनर्स के बीच में हो, या फिर पार्टनर्स और किसी कस्टमर के बीच में हो, जिन्हें हम डेटर्स कहते हैं, या फिर पार्टनर्स और क्रेडिटर्स के बीच में हो। तो याद रहे दोस्तों, जब अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, सो इन दिस केस एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कोर्ट में यानी फाइल सूट नहीं कर सकता। गॉट इट? यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर कोई भी मुकदमा नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, कोई भी पार्टनर फर्म के ऊपर या फर्म पार्टनर्स पर लीगल सूट नहीं कर सकती। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि आप किसी भी सप्लायर या फिर कस्टमर्स पर, यहां पर आपका मतलब फर्म, फर्म किसी कस्टमर पर लीगल सूट यानी केस नहीं कर सकती, जबकि कस्टमर फर्म के ऊपर लीगल सूट कर सकता है। ओहो, तो इस तरह से डिस्प्यूट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। तो ऑब्वियसली दोस्तों, जब हमें पता चल जाता है कि हम किसी पार्टनर पर डिस्प्यूट मतलब कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते, हम कस्टमर्स पर कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते, फर्म पार्टनर्स पर एंड पार्टनर्स फर्म पर, राइट, कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकता, तो इट इज बेटर कि अब हमें रजिस्टर कर लेना चाहिए, राइट। तो यहां पर आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जब ये पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करें तो एंश्योर इट कि ये सभी प्रोविजंस का हम ध्यान रखें। अब ये कौन से प्रोविजंस होते हैं दोस्तों? यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझेंगे, और एक बार जब हम ये प्रोविजन समझ जाते हैं तो दोस्तों हमारे लिए ये कंसेप्ट समझना यानी पार्टनरशिप का कंसेप्ट समझना काफी आसान हो जाता है। तो देखते हैं क्या है ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अगर ये प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में ना हो तो पार्टनरशिप डीड टूटने के कगार पर आ सकती है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो क्या कोई एक नया पार्टनर बिजनेस में ऐड हो सकता है? क्या हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं? है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि क्या हम एक नए पार्टनर को बिजनेस में ले आए? तो इसका आंसर है नहीं। नहीं, a new partner cannot be admitted in partnership firm। सर ऐसा क्यों? द सिंपल रीजन, जब तक सभी पार्टनर्स अग्री ना हो तब तक किसी भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता। तो याद रहे दोस्तों, अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री होता है तो पार्टनरशिप फर्म में उस नए पार्टनर को हम उस नए व्यक्ति को हम पार्टनर नहीं बना सकते। पार्टनर बनाने के लिए आपका कंसेंट होना यानी हर पार्टनर्स का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। सो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम समझते हैं यहां पर कि अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है पार्टनर्स ने। अब जब पार्टनर्स ने बिजनेस को पैसा दिया तो डोंट यू थिंक बिजनेस उन्हें इंटरेस्ट के तौर पर पैसा वापस लौटाए?
है ना? तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लौटाना चाहिए बिजनेस को, या फिर जब पार्टनर्स बिजनेस से पैसे ले जाते हैं तब उन्हें उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं? क्या बिजनेस इन पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर सकती है? क्या पार्टनर्स को सैलरी दी जा सकती है? क्या पार्टनर्स को कमीशन दिया जा सकता है? याद रहे, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में आपने ये प्रोविजंस, ये 4 प्रोविजंस जो मैंने कहे, अगर ये 4 प्रोविजंस के बारे में लिखा है तो वही फॉलो होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो ठीक है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करेगा पार्टनर्स को। सैलरी टू पार्टनर, तो फर्म पार्टनर को सैलरी देगा। कमीशन, तो बिजनेस को कमीशन देना पड़ेगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में ऐसे कोई भी प्रोविजन का जिक्र नहीं है, देन इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस ऑटोमेटिक लागू हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इन्हें नहीं दिया जाएगा। तो याद रहे, these all things are not allowed. So interest on capital, interest on drawings, salary to partner, commission to partner, basically it is not allowed if partnership deed is silent or if partnership deed contains no provision regarding these all points. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो लॉ कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया है तो रिमेंबर, हमारे लिए यानी कानून के लिए सभी पार्टनर्स एक बराबर हैं, इसीलिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। सो हेंस, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में आपको चाहिए कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट जिस तरह से आप चाहे वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, आप ये पॉइंट जरूर इंक्लूड करें। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन या तो पार्टनर्स बिजनेस को लोन दे सकते हैं या फिर बिजनेस पार्टनर्स को लोन दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, यानी हमने यहां पर बिजनेस ने लोन लिया फ्रॉम पार्टनर्स, तो अब क्या बिजनेस को इंटरेस्ट इन्हें लौटाना चाहिए? राइट? तो जिस प्रकार कैपिटल लिया गया उस पर इंटरेस्ट देना चाहिए, उसी प्रकार बिजनेस ने लोन लिया है फ्रॉम पार्टनर्स, क्या बिजनेस को इंटरेस्ट लौटाना चाहिए? तो आंसर इज यस। तो याद रहे, बिजनेस के लिए जब भी राइट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स की बात आती है तो यहां पर ये बिजनेस के लिए कंपलसरी एक्सपेंडिचर हो जाता है और बिजनेस को इसे इंटरेस्ट को चुकाना ही होगा। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अगर आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको रखना है 2%, 3%, 5%, वो आप रख लीजिए 10%, राइट? और अगर नहीं रखा गया है तो हेंस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर लिया जाएगा एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है, एट द रेट 6% पर एनम इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बिजनेस भी पार्टनर्स को ये चीज यानी लोन प्रोवाइड करे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिजनेस ने पार्टनर्स को कुछ रुपए दे दिए, ड्राइंग्स के तौर पर नहीं लेकिन लोन के तौर पर, तो अब क्या बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है ना? तो आंसर है इसका यस, इंटरेस्ट चार्ज करेगा लेकिन 0% पर। यानी इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। तो भले ही बिजनेस के लिए इनकम होनी चाहिए लेकिन इस इनकम को एक्सेप्टेबल नहीं है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रहे कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, जब बिजनेस ने पार्टनर्स को लोन दिया तो इंटरेस्ट बिजनेस नहीं ले सकता, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस चार्ज नहीं कर सकता अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भले ही लोन टू पार्टनर्स हमारे लिए असेट हो जाए लेकिन हम इसे चार्ज नहीं कर सकते।
तो हमें समझ में आ रहा है कि कितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और इन प्रोविजंस को हमें पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करना चाहिए, राइट। ये ऐसे प्रोविजंस हैं जो बिजनेस को चलाते हैं। तो सबसे पहला याद रहे, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ऐड नहीं हो सकता। ये सभी नीचे के प्रोविजंस अलाउड नहीं है, राइट। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन। प्रॉफिट अगर होता है तो इक्वली डिवाइड होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स अगर देखा जाए, राइट, तो वो सॉरी लोन टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना इट इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, यस, राइट, बिजनेस हैज टू पे बट एट द रेट 6% पर एनम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, बिजनेस को ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चुकाना है, राइट। तो इट्स लाइक अ कंपल्सरी एक्सपेंस दैट द बिजनेस हैज टू इनकर। याद रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। इफ गिवन इन पार्टनरशिप डीड दिया जाएगा तो ये प्रॉफिट से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर दिया नहीं जाएगा। करेक्ट हियर, यानी प्रॉफिट होने पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें और कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई में ये इसका जो आंसर है ये सही है या गलत है, राइट। तो हमें भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आपका दिमाग चल रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहला कहता है कि पार्टनरशिप डीड इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। दूसरा कहता है कि इस पार्टनरशिप डीड में, राइट, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। तीसरा, इट प्रोवाइड्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स ऑफ ईच एम्प्लॉय जो बिजनेस में काम करते हैं। एंड चौथा, इट एंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। इस प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट बॉक्स लिखने पर, राइट, हमें पता चलेगा कि आप क्या चीज सोच रहे हैं और उस हिसाब से हम हमारे वीडियोस बनाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है और पार्टनरशिप किस तरह से बिजनेस को हेल्प करती है। पार्टनरशिप एक तरह से टीम स्पिरिट का काम करती है और बिजनेस में हर पार्टनर अपना एक योगदान देता है, लेकिन इस पार्टनरशिप को हमें बखूबी समझना जरूरी है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि पार्टनरशिप होती क्या है, राइट। दूसरा हमने ये समझा कि पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या होते हैं और अगर पार्टनरशिप डीड न बनाई जाए तो कौन से प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों ये वीडियो हम जितने भी अपने दोस्तों को शेयर करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर हम जब वीडियोस को शेयर करते हैं, जब हम लोगों को ये चीज बताते हैं, तब हम लोगों के और नजदीक आते हैं, हमारे रिलेशंस और इम्प्रूव होते हैं। तो अपने रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो जरूर करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम पार्टनरशिप के बारे में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।